या तो बातें व्हाइट बोर्ड को शेयर करके की जाए, या तो फिर इसके अलावा किसको लेकर के बातें की जाए, या तो फिर जो मैटर पीडीएफ फॉर्म में था उसको लेकर के किया जाए, खासकर ऐसे जहाँ पे फैक्ट हो। तो मैं 3-4 लेक्चर जो मॉडर्न एज को लेकर के विच आई डिलीवर्ड, उसमें कुछ लोगों को नोट्स बनाने में दिक्कत हुई, कुछ लोगों को जो है चीजों को समझने में दिक्कत हुई। तो चूंकि वो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव था, कुछ नए राइटर्स थे, पोयम नई थी, तो जब पहली बार आदमी सुनता है तो शायद उसको नोट करने में कुछ दिक्कत होती है। बट दैट दैट डजेंट मैटर। जिन लोगों का ये सजेशन आया है मैं उसी अकॉर्डिंग चलूंगा, उसी के अनुसार चलूंगा कि एक एक दो, हाँ, एक दो क्लास मैं लाइव आकर के बात करूंगा। उसके बाद मैं मैटर को पीडीएफ फॉर्म में, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था, पीडीएफ फॉर्म में वो मैटर है। जैसे मैंने आपको डिकेंस को लेकर डिस्कस किया, तो मुझे नहीं लगता कि डिकेंस को लेकर के जब मैं डिस्कस किया और वो मैटर पहले से था, आज जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं पीबी शैली अभी पढ़ाने के बाद आपको मैं भेज दूंगा पीडीएफ। तो पीबी शैली जब आपके पास पीडीएफ रहेगा, और पीबी शैली पर अगर हम लाइव आकर के या इस तरह की कोई बात करेंगे, उसका पीडीएफ शेयर करके, तो यू विल बी एबल टू कवर दैट थिंग। so I don't think that you have any problem, especially when we discussed चार्ल्स डिकेंस। तो चार्ल्स डिकेंस के को लेकर के कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि चार्ल्स डिकेंस में कई बार मैंने निशान लगवाया, निशान लगाने के अलावा आपको ये भी बताया कि यहाँ से ये चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसा है वैसा है। फिर उसी में से स्टोरी पढ़ते पढ़ते उसका कैरेक्टर को मैंने समझाने की कोशिश की कि इस कैरेक्टर का इससे क्या रिलेशन है। इफ यू टेक दिस पॉइंट्स तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो जहां तक मुझे फीडबैक आप लोगों का मिला हुआ था कि डिकेंस को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एज पर एज आई नो। लेकिन मॉडर्न एज पे मुझे जो है दो जो है रिस्पांस मिले थे, सरफराज भाई का और शिल्पी मैडम का, कि हमें व्हाइट बोर्ड को आप शेयर करके बताइए, वो चीजें ज्यादा इफेक्टिव थी, ज्यादा कम्युनिकेटिव थी, और हम इस योग्य थे कि हम उसको कवर कर पा रहे थे। तो आई थिंक कि, या पूनम जी तो, जी जी जी। अ, तो गुड मॉर्निंग कृष्णा जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। एंड आई थिंक कि नाउ वी हैव राकेश जी, कृष्णा जी, निखत जी, विनोद कुमार जी, ब्रजपाल जी, रकीम भाई, पूनम जी, अंजलि जी, टीपू भाई, शहजाद जी, लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, आर यू गेटिंग माई वॉइस? लक्ष्मण जी, कैसे आपकी पढ़ाई चल रही? बिकॉज मैं आपसे मुखातिब कम हो पाता हूँ, तो मैं कुछ ऐसे नामों को देख रहा था कि जिससे मैं मुखातिब हो सकूं। पढ़ाई आपकी, हाँ हाँ, वर्कलोड तो रियली में काफी ज्यादा है, क्योंकि जीआईसी वालों के ऊपर तो कई तरह के प्रेशर है, और उसमें जो है, जी 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 जी। सरफराज भाई, हाँ, आवाज जा रही है मेरी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप जो है बहुत ज्यादा रेस्ट किए हैं, और अब जाकर के आप इधर थोड़ा सा एक्टिव मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, और थोड़ा सा कंटिन्यू, हाँ, कंटिन्यू रहिए। बीच बीच में आप जो है अपने आप को ड्रॉप कर देते हैं, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। कोशिश करिए कंटिन्यू। अनुपमा जी है, अनुपमा जी की भी पढ़ाई ठीक ही चल रही, बात होती रहती है, सरफराज जी से बात नहीं हो पाई थी बहुत दिनों से। तो यू हैव टू कीप कंटिन्यू योर स्टडी, एंड व्हाट द सजेशन यू गेव मी आई विल फॉलो दैट थिंग। एंड राजेश भाई, आपकी, राजेश भाई, राजेश जी आई थिंक फ्रॉम मुंबई, या जो भी, चूंकि, या या ओके ओके ओके। एंड हाउ आर यू दिस टाइम? ओके ओके। शिल्पी मैडम, शिल्पी मैडम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
I got your suggestion. I will follow that thing. I got it. ओके ओके ओके। धर्मप्रिया मैडम, पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी? अच्छा अच्छा, मतलब कुछ अपनी तरफ से ही थोड़ा सा होगी प्रॉब्लम। जी जी जी। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। दैट डजंट मैटर। रिकवर सून, ओके। सारिका मैडम से बात होती रहती है। रिंकू भाई? अच्छा, ओके। आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है? अच्छा, ठीक है। मनीष भाई से बहुत दिन बाद बात हो रही है। मनीष भाई, आई थिंक फ्रॉम इलाहाबाद। मनीष भाई? अच्छा अच्छा, गुड मॉर्निंग। ठीक है आप? हाँ, ठीक है मनीष भाई। अंबुज भाई? अंबुज भाई? अच्छा अच्छा, और आपकी स्टडी ठीक चल रही, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम कुछ? अच्छा, ओके ओके। शिवपाल जी भी है। शिवपाल जी बहुत दिनों के बाद है हियर। तो आई थिंक कि शिवपाल भाई आप भी ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, हाँ, नेटवर्क इशू रहता है, नेटवर्क इशू। या आपसे बात हुई थी, आपने बताया था। सारिका मैडम से बात हमारी कल ही हुई थी, तो ऐसी कोई चीज नहीं है। एंड नाउ मुझे लगता है कि मैं ज्यादातर लोगों से मुखातिब हो चुका हूँ, बातें हो चुकी है। लेट अस स्टार्ट। आप ये समझिए कि नाउ दिस टाइम बुक इज इन प्रेस। बिल्कुल उसका फाइनल सारी चीजें हैं। बुक प्रेस में है। मैं खुद चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि मेरे पास पर डे 4-5 क्वेरी कहीं ना कहीं से आ रही है। तो इट विल कम वेरी सून। और सबसे पहले जो है मार्केट, हाँ, मार्केट में लॉन्च होने से पहले भी आपके पास जाएगी। हाँ, कहीं पे नहीं जाएगी। जैसे ही आएगी सबसे पहले आप लोगों के ही पास पहुंचेगी। इसलिए सबसे पहले पहुंचेगी कि एक टीचर सबसे पहले आपसे ही मुखातिब होगा, कम्युनिकेट मैं आपसे ही होऊंगा। तो बताऊंगा सबसे पहले आपको ही, बाद में वो और जगहों पर अपनी जगह अवेलेबल होगी या जहाँ पे जाएगी। तो डजेंट मैटर, इट विल कम वेरी सुन। लेकिन चूंकि जब मेरा अपना वर्क हो गया, तो उसके बाद जो पब्लिशर है और जो प्रेस वाले हैं, उनका अपना थोड़ा सा। और उसमें जब उसकी क्वांटिटी ज्यादा, करीब 1500 या जो भी 1000 कॉपी वो पब्लिश करे, वो पब्लिशर का काम है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है उसमें लगे, बट इट विल कम विद इन अ वीक। टीपू भाई? गुड मॉर्निंग। बाकी सब ठीक ठाक है? अच्छा अच्छा। अंजलि मैडम? गुड मॉर्निंग। पढ़ाई आपकी कैसे चल रही, ठीक चल रही है? ठीक है, ओके ओके ओके। पूनम मैडम? हाँ, ठीक है। आई थिंक कि आपकी भी पढ़ाई ठीक ही चल रही होगी, क्योंकि रिस्पांस आपका मिलता रहता है। बाकी आपने जो बताया उसी एडवाइस को फॉलो करेंगे जी। और अक्सर बात होती रहती है रकीब। हाँ हाँ हाँ, जी जी। ठीक है, ठीक, ओके ओके। बिल्कुल बिल्कुल, वो रिवीजन करने में आसान होता है। बाकी नाउ वी हैव ब्रजपाल भाई से भी हमारी बात होती रहती है, विनोद भाई से भी होती रहती है। एंड निखत जी से भी अभी कल ही बात हुई थी। कृष्णा जी है, सभी से, राकेश जी, सभी से वी आई मीन आई एम इन टच। तो अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गया हूँ, तो सॉरी फॉर दैट थिंग। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं सबसे इंटरेक्ट हो सकूं। और अगर किसी को कोई एक, या लेट मी कंप्लीट। अगर किसी को कोई सजेशन होगा, कोई चीजें होगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे पर्सनली आप जो है मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी एडवाइस देना होगा जो बात करके आपको देनी है, तो आप 8188 वाला ही नंबर यूज करिएगा, क्योंकि बीएसएनएल जिससे व्हाट्सएप चल रहा है उसमें मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है। 8188 जिससे मैं कनेक्ट हूँ इस समय आपसे, उससे बात हमेशा हो जाएगी। जी पूनम जी। हाँ, उस आथर को मैं क्या कर दूंगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
नहीं जो, देखिए सबसे पहला चीज कि सारा सिलेबस एज वाइज हो रहा है मैडम, और जब एज वाइज हो रहा है तो एज वाइज में आप देखेंगे कि कोई भी आथर ड्रॉप नहीं किया जा रहा है। जैसे विक्टोरियन एज में जो चार आथर पीजीटी के हैं, वही चार आथर आपके वहां पर भी है, जीआईसी में भी है जिनको पढ़ाया गया। ऐसे ही रोमांटिक एज के जो आथर पीजीटी में है, वही आथर जो है आपके जीआईसी में है। जब आप मॉडर्न एज पर आएगी, तो मॉडर्न एज पर एक आपको डिफरेंस ये मिलेगा कि पीजीटी में केवल टीएस एलियट है, लेकिन आपका जीआईसी में फिर मॉडर्न एज पे आपको कई राइटर, जीबी शाह पढ़ना पड़ेगा। पहले आप म्यूट करिए, अपने आप को म्यूट करिए। आपको जीबी शाह पढ़ना है, आपको टीएस एलियट पढ़ना है, आपको डब्ल्यू बी ईयर्स पढ़ना है, आपको हैरोल्ड पिंटर पढ़ना है। ये राइटर मॉडर्न एज के हैं, जो कहां पर है, जो जीआईसी में है, लेकिन टीएस एलियट दोनों जगह पे है। तो सारे आथर बहुत सिस्टमेटिक ढंग से एज वाइज चल रहे हैं, ताकि हम कोई चीज स्किप ना करें। जब इतना हम ब्रिटिश आथर को कर लेंगे, तो ब्रिटिश आथर को करने के बाद हमारे पास मात्र दो आथर बचेंगे, अमेरिकन के बचेंगे और इंडियन के बचेंगे। तो अमेरिकन और इंडियन जो है वह एक सेपरेट सेक्शन है। जो अमेरिकन आपका पीजीटी में मिल रहा होगा, जीआईसी के साथ पहले उसको कवर किया जाएगा। फिर जो अमेरिकन नहीं मिल रहा होगा, वो जीआईसी का उसी के साथ कवर कर लिया जाएगा। अमेरिकन का मतलब कि अमेरिकन चाहे जीआईसी वाले में होगा, चाहे पीजीटी वाले होगा, वो दोनों कवर किया जाएगा। ऐसे ही इंडियन में जो आथर जो है पीजीटी में होंगे, जो आथर जो है क्या कहते हैं अलग होंगे, उनको जो है क्या किया जाएगा, साथ में कवर किया जाएगा। अभी ब्रिटिश आथर पढ़ाया जा रहा है। ब्रिटिश आथर चाहे पीजीटी में है, ब्रिटिश आथर चाहे जीआईसी में है, सारे राइटरों को कवर करते हुए हम लोग चलेंगे। बिल्कुल। और जो लिटरेरी टर्म्स की हम लोग बात कर रहे हैं, लिटरेरी टर्म्स जो है कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आपको कितने टर्म पढ़ने होंगे? 100, 200, 300, 500, मैं कहता हूँ 1000 टर्म पढ़ ले। 1000 तो मैं बहुत ज्यादा चला जा रहा हूँ। और 1000 टर्म कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप एक देखिए, एक एक आथर में आपने इतनी नावल को डिस्कस किया, इतनी सारी चीजें आप करते हैं, एक एक कैरेक्टर, खासकर डीकेस मुझे बड़ा पजलिंग लगा, इंबैरेसिंग लगा एक एक लाइन को बार बार करने में। तो जो लिटरेरी टर्म है, एक टर्म है, उसको व्हाइट बोर्ड पे लिखना है, उसकी डिफिनीशन लिखना, उसको डिफाइन कर देना है। लिटरेरी टर्म उतनी हेक्टिक नहीं है जितना हेक्टिक आथर होता है। खासकर ऐसे आथर जिनकी आपको 10-10 नावेल अगर पढ़नी है, तो वो चीजें बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि आथर का, मैं बायोग्राफिकल स्टडी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके वर्क को जब आप बात करते हैं, तो वो चीज टाइम टेकिंग होता है। लिटरेरी टर्म टाइम टेकिंग नहीं है। लिटरेरी टर्म की जहां तक बात होगी, वो जो शेड्यूल उसका चल रहा था, क्या नाम है आपका, या शाम को जो टीजीटी की क्लास चलती, मैंने उसी में डिक्लेयर किया था कि मैं लिटरेरी टर्म्स का एक अलग सेक्शन, यहाँ पे अलग सेक्शन का मतलब कि वो तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन लिटरेरी टर्म्स का टाइमिंग मैंने 6:30 का रखा हुआ है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि पर डे तीनों क्लास चल जाए, क्योंकि आप भी जो है मैन है, वुमेन है, ह्यूमन बीइंग है, मैं भी मैन वुमेन ह्यूमन बीइंग, हम लोग भी है। तो आदमी मशीन नहीं हो सकता है। वो की पर डे तीनों क्लास, उसके भी अपनी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको भी वो सारी चीजें निभानी है, जो धरती पर एक इंसान को करना पड़ता है। तो कभी कभार वो जर्नी में है, कभी वो जो है कहीं दूसरी जगह इंगेज है, लेकिन अगर इस इंगेजमेंट का मतलब ये नहीं कि वो आपके प्रति लॉयल नहीं है, वो आपके प्रति डिवोटेड नहीं है। हर समय उसके माइंड में ये रहता है कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा दे सके। कल आई वॉज ऑन जर्नी, दिस इज वाई आई कुड नॉट टेक योर क्लास, वो चीज पहले ही आपको बता दिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कहीं पे कोई चीज पीछे चल रहे हैं, कोई चीज आपका बहुत वैसी चीजें हैं। नो, नॉट एट ऑल। बहुत कुछ आपने कवर किया है। आज भी जो है, आज 2-3-4 दिन के अंदर आपको रोमांटिक एज के राइटर कवर हो जाएंगे, उसके बाद आप मॉडर्न एज के राइटर पर चलेंगे। लिटरेरी टर्म में आपका एक सेपरेट सेक्शन जो मैंने किया हुआ है, वो उनके लिए भी जरूरी है, आपके लिए। वो शाम के टाइम में 6:30 बजे का जो समय दिया गया वो उसी में होगा। लेकिन वो कब हो सकता है कि आज से ही शुरू हो जाए, नहीं तो जो है मंडे से शुरू हो जाए, ऐसे ही रहेगा। क्योंकि अभी शाम को 6:30 वाले में एक दो क्लास मुझे और कुछ इंपॉर्टेंट लेनी है, जो टीजीटी के पर्सपेक्टिव से स्पेशली बात कर इसमें। और किसी को कुछ कहना है कि शुड आई स्टार्ट आवर क्लास? गुड मॉर्निंग राजेश।
नहीं, आपको ऐप को अपडेट करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं हो सकता है कि ऐसा, बट आई थिंक कि ये तो नेटवर्किंग पुअर, जैसे उस दिन मैं पढ़ा रहा था तो डेटा खत्म हो गया था, एक वीडियो मैंने अपलोड किया, वो केवल 23 या 25 हुआ है। उसके बाद वो वीडियो जो है क्या हुआ कि काफी हद तक जो है डिस्टर्ब हुआ वहां पर। तो यू विल कम टू नो कि ये चीजें हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं, वो आप ऐप को अपडेट कर लीजिएगा या उसका जो लेटेस्ट वर्जन हो उस सब चीजों को उसको करके, तो यू विल गेट इन। या एक एक जो, हाँ जी, अच्छा, ओके, ओके, अच्छा, मे बी आई डिडंट सी इट देयर, बट आई विल चेक इट टुडे, आई विल चेक इट टुडे। ओके। So I think now we should start, and in today's class I will tell you about some important points about PB Shelley। जैसा कि कृष्णा जी का भी आया था कि आप हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दीजिए, तब उसके बाद आप राइटर का पीडीएफ या कोई भी चीज आप शेयर करिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि पीबी शेली वाज अ रिवोल्यूशनरी रोमांटिक पोएट। यह एक क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है, जो पूछा जाता है। तो राइट डाउन दिस पॉइंट कि इन टूडेज क्लास वी आर टेकिंग व्हाट, इन टूडेज क्लास वी आर टेकिंग पीबी शेली। आई विल टेल यू ओनली 5 or 10 पॉइंट, 5 or 10 पॉइंट्स इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है, जो लिखना है। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो एक थोड़ा सा डिटेल में भी बात करेंगे कि उनकी पोयम में व्हाट डू यू फाइंड। तो पहला पॉइंट जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है? पीबी शेली वॉज अ रिवोल्यूशनरी रोमांटिक पोएट। रिवोल्यूशनरी रोमांटिक पोएट। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, शेली हैज प्रेजेंटेड, शेली हैज प्रेजेंटेड, शेली हैज प्रेजेंटेड द डिस, आई थिंक आई एम रिकॉर्डिंग। No, 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 recording. It's recording. It's going on. It's going on. So what did I tell you? The first point जो मैंने आपको बताया कि शेली was what? शेली was a revolutionary romantic poet. Second point, Shelley presented the destructive aspect of nature. Shelley presented द डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ऑफ नेचर। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि शेली कैसे पोएट थे? रिवोल्यूशनरी रोमांटिक पोएट थे, और उन्होंने नेचर के ज्यादातर डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट को प्रेजेंट किया हुआ है, स्पेशली इन द पोएम ओ टू द वेस्ट विंड, स्पेशली इन द पोएम ओ टू द वेस्ट विंड। तो आपको जो पॉइंट लिखना है वो ये लिखना है कि शेली प्रेजेंटेड डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ऑफ नेचर in the poem Ode to the West Wind. Ode to the West Wind. फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा, ड्यू टू हिज रिवोल्यूशनरी स्पिरिट, ड्यू टू हिज रिवोल्यूशनरी स्पिरिट, he was expelled from institution, he was expelled from institution, he was expelled, expelled, he was expelled from institution for writing, for writing
निसेसिटी ऑफ एथिज्म, मैं स्पेलिंग बोल रहा हूं निसेसिटी, जो निसेसिटी है आवश्यकता, NECESSITY, निसेसिटी ऑफ, ऑफ एथिज्म, ATHEISM, necessity of atheism. What did I tell you? सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया कि शेली वॉज अ रिवोल्यूशनरी रोमांटिक पोएट, एक पॉइंट मैंने बताया। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया, ही प्रेजेंटेड डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ऑफ नेचर इन हिज पोयम ओ टू द वेस्ट विंड। अगर एक क्वेश्चन आता है कि शेली ने नेचर के डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट को किस पोयम में पेश किया है, तो दैट इज ओ टू द वेस्ट विंड। फिर मैंने लिखवाया, ड्यू टू रिवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, उनको इंस्टीट्यूशन से बाहर कर दिया गया था। ड्यू टू रिवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन फॉर राइटिंग, क्या लिखे थे वो, निसेसिटी ऑफ एथिज्म। उन्होंने लिखा था कि आदमी को नास्तिक क्यों होना चाहिए, एथिज्म की क्यों जरूरत है। और उनकी इस चीज को लेके प्रोफेसर से बहुत ज्यादा बहस हुई थी, तब उनको जो है कॉलेज से निकाल दिया गया था। एक कॉमन सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो कौन से रोमांटिक पोएट थे जिन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, और उनको जो है क्या किया गया था, कॉलेज से निकाल दिया गया था। तो हु वाज दैट पोएट? दैट पोएट वाज शेली। एक पॉइंट ए। चौथा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस फोर्थ पॉइंट में आपको ये समझने की कोशिश करना है कि वहां पर शेली एक तरह से क्या थे कि द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, रोमांटिक एज के तो थे ही, पूरे इंग्लिश लिटरेचर के सबसे अच्छे लिरिसिस्ट में शुमार किए जाते हैं। राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, शेली इज known as KNOWL, Shelley is known as the best lyricist of English literature, the best lyricist of English literature. Next point, Shelley raised question, Shelley raised question about the significance of social institutions, about the significance of social institution. Shelley raised question about the significance of social institution. शेली ने क्वेश्चन किया कि आखिर जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है उनका क्या महत्व है, क्यों इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और क्यों जो है किसी को बाउंड या बाध्य किया जाता है कि वो इन इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करे। जैसे उन्होंने कॉलेज को लेके क्वेश्चन मार्क किया, उन्होंने जो है यूनिवर्सिटीज को लेके क्वेश्चन मार्क किया, उन्होंने रिलीजियस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को लेकर के क्वेश्चन मार्क किया, और उन्होंने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन, whether these institutions are able to meet the objective for which they were established, क्या ये इंस्टीट्यूशन उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाए जिसके लिए इनको इस्टेब्लिश किया गया था। तो शेली ने एक बड़ा क्वेश्चन लोगों से किया, एक बड़ा क्वेश्चन पूछा, और तब जो है उनकी इस स्पिरिट की वजह से, या स्पिरिट का मतलब जो उनका पॉलिटिकल स्पिरिट, या आप कह सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस को लेकर के जो उनकी सोच थी, उसकी वजह से लोगों को बड़ा awkward लगा कि ये तो इन सब पे क्वेश्चन कर रहे हैं। बट आई थिंक ये शेली वाज राइट, ये नहीं था कि शेली राइट नहीं थे, शेली वाज राइट, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशंस आपके
डिजायर को फुलफिल ना कर सके, आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, यू विल कम टू नो, ये सारी की सारी चीजें वहां देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि शेली जो फेमस है, एज अ लिरिसिस्ट फेमस है। स्पेशली उन्होंने ओड को लिखा हुआ है। ओड के अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीजें और भी लिखी हुई है। लेकिन उनकी ओड में या उनकी पोयम्स में अगर आप देखेंगे कि एक एक रिवोल्यूशनरी थॉट है। और ही अपील्स टू द पीपल टू ब्रेक टू ब्रेक, और टू गो अगेंस्ट the established traditional norms which are not helpful in the progress of human being। तो एक पॉइंट आप ये जरूर लिख लीजिएगा कि शेली वॉज अगेंस्ट irrelevant traditional norms। irrelevant, IRRELEVANT, irrelevant traditional norms। शेली जो थे वो जितना भी इररिलेवेंट ट्रेडिशनल नॉर्म्स था उसके खिलाफ थे। और आप कहेंगे कि ऐसा क्यों था या वो क्यों इसके खिलाफ थे, इसलिए उसके खिलाफ थे कि शेली ने हमेशा एक क्वेश्चन किया, अगर ये चीज है तो इस चीज से क्या फायदा। अगर ये चीज है तो इस जिस पर्पस से इसको बनाया गया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था, क्या यह उस पर्पस को पूरा कर पाई है। अगर नहीं कर पाई है तो यह चीजें इस्टेब्लिश करना, इसके पीछे भागना, समय व्यतीत करना, पैसा खर्च करना, क्या मकसद है। जैसे उन्होंने पूछा, क्वेश्चन किया कि यूनिवर्सिटीज वर इस्टेब्लिश्ड, यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिश होने के पीछे एक रीजन था, लोग एजुकेट होंगे, ह्यूमन बींग्स बनेंगे, अच्छी आदतें आएंगी। तो उन्होंने कहा कि लोग कहाँ अच्छे हैं, अच्छी आदतें कहाँ है लोगों में। या ईश्वर को लेकर के तमाम तरह की बातें हुई, तमाम तरह की चीजें होती है, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, ईश्वर के एग्जिस्टेंस पर उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन ये जरूर था कि जिस हिसाब से जो है लोगों ने ईश्वर के बारे में या धर्म के नाम पर जो तमाम तरह के आडंबर थे या किस तरह की चीजें थी, तो उसको उन्होंने डिसरिगार्ड किया, उसको उन्होंने डिस्कार्ड किया, उसको उन्होंने बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया। So, what I want to tell you, whenever you take Shelley, whenever you go with Shelley, always remember that he was the voice of revolutionary thought। उनकी जो आवाज थी वह क्रांतिकारी विचारधारा की थी। तो राइट डाउन दिस पॉइंट कि शेली हैड रिवोल्यूशनरी वॉइस, या शेली हैड द थॉट ऑफ, या शेली हैड रिवोल्यूशनरी वॉइस, Shelley had a revolutionary voice. Full stop. He invoked the people. He invoked, INVOKED. He invoked the people to break the norms, to break, BREAK, to break the norms. Norms की spelling है NORMS. To break the norms which are not helpful. To break the norms which are not helpful for the welfare of human beings, for the welfare of human beings। Full stop। Next point, Shelley believed in nature and natural world। Shelley believed in nature and natural world। शेली का जो विश्वास था वो नेचर में था और नेचुरल वर्ल्ड में था। और इसीलिए आप देखेंगे कि शेली ने हमेशा जो है, उन्होंने ये नहीं कहा रिटर्न टू नेचर, उन्होंने ये जरूर क्वेश्चन किया कि इफ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स, जो समाज आपका है, जो यहाँ के नॉर्म्स हैं, जो रीति रिवाज है, अगर उसके अकॉर्डिंग आप अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, तो शेली वॉज नॉट अगेंस्ट इट, बट शेली आस्क द क्वेश्चन
कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दीज नॉर्म्स, what is the utility of this culture, what is the utility of this uh, जो institutions है, if they are not if they are not able, if they are not able to meet out the particular objective, yeah, what the vision and mission they have, if they are not able to go with that thing, तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सड़ी गली मान्यताओं से बाहर निकले, उन परंपराओं से बाहर निकले और आप एक बेहतर दुनिया बनाए। शैली का ये सोचना था कि अगर हमें यूटोपिया बनाना है, अगर हमें अर्थ को ब्यूटीफुल बनाना है, तो हमें कहाँ पर चलना होगा? हमें नेचर और नेचुरल लाइफ की ओर चलना होगा। वो तमाम तरह के नियमों में बंधे नहीं रहना चाहते थे। इसीलिए आप देखे होंगे शैली जो है जब इलोप करते हैं मेरी शैली के साथ, तो मेरी शैली के साथ इलोप करने की वजह से द पीपल अगेंस्ट हिम, द पीपल स्टूड अगेंस्ट देम, और उनको लंदन छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। तो यू विल कम टू नो उस समय भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि आज भी इफ आई लाइक एनी वन, इफ आई लव एनी वन, इफ आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ विद दैट पर्सन, विद दैट पीपल, देन वाई पीपल आर अगेंस्ट मी। तो उन्होंने कहा कि ये जो नियम बनाया गया मैरिज का, इससे करना है अरेंज मैरिज तो लव मैरिज, लव आफ्टर मैरिज, लव बिफोर मैरिज, ये उनका एक कहना था कि दीज आर ओनली द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, और यह जो केमिस्ट्री है ये आपको बांधे रखती है, आपको फ्रीडम नहीं दे पाती है। तो फ्रीडम में विश्वास करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि नेचुरली जो आपका मन है वो आपको, जब आप उस चीज को करेंगे तब जो है आपका सही से ग्रोथ होगा। लेकिन शैली का ये मतलब नहीं था कि कहीं से भी कि आप ऐसा करिए जो वायलेंट हो, जो दूसरों की फ्रीडम में इंटरफेयर करे। उन्होंने हमेशा जो है समाज के उस नियमों पर क्वेश्चन किया विच वाज एस्टैब्लिश्ड, और जो आदमी की प्रोग्रेस के रास्ते में एक रुकावट क्रिएट करते हैं। तो एक पॉइंट आप भी ये भी लिखिएगा कि पीबी शैली इलोप्ड विद मेरी शैली। किसी को नोट करने में ये पॉइंट दिक्कत तो नहीं हो रही है? शिल्पी मैडम खास करके, और सरफराज जी, सरफराज जी, या ओके ओके। सो व्हाट आई वांट टू से, just I want to tell you कि when you go with this spirit, when you take this point, especially when you go with this spirit, when you take these points, you will come to know कि यह एक बड़ी प्रॉब्लम, यह एक बड़ा प्रॉब्लम है। और यह प्रॉब्लम क्या है? यह प्रॉब्लम है कि शैली एक क्वेश्चन मार्क करते हैं कि समाज में एक वर्ग ऐसा है जो ट्रेडिशन में विश्वास करता है, जो कल्चर में विश्वास करता है, जो इंस्टीट्यूशन में विश्वास करता है, जो इस्टेब्लिश नॉर्म्स में विश्वास करता है और उसी में बंद करके चलता है एक वर्ग। लेकिन शैली वो कहते थे कि what is the utility of these things, these are the irrelevant things, these are the outdated things, you have bound yourself only in those things, आप उसी को महत्व क्यों दे रहे हैं? सरफराज जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो यू विल कम टू नो यह एक बड़ी प्रॉब्लम रही है शैली जी के साथ। ये शैली उसको कहते कहते थे कि एक एक लॉजिकल उनका क्वेश्चन होता था, और वो लॉजिकल क्वेश्चन करके उन्होंने कहा था कि इसका क्या वैल्यू, इसका क्या यूटिलिटी है। तो एक पॉइंट जो है जो मैं अभी आपको लिखा था, व्हाट वाज दैट पॉइंट? शैली इलोप्ड विद मेरी शैली, यही मैंने बोला था। हाँ, शैली, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शैली इलोप्ड विद मेरी शैली कामा करके डॉटर ऑफ विलियम गॉडविन। मेरी शैली किसकी डॉटर थी? विलियम गॉडविन की बेटी थी। ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। शैली इलोप्ड विद मेरी शैली कामा डॉटर ऑफ विलियम गॉडविन हु रोट हु का मतलब विलियम गॉडविन, हु रोट अ बुक, हु रोट अ बुक entitled political justice, entitled 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 political justice, entitled political justice।
सो यू विल कम टू नो कि शेली ने एक किताब शेली नहीं, शेली जिसके साथ इलोप किए थे उसका नाम था मेरी शेली। मेरी शेली किसकी डॉटर है? विलियम गॉडविन की डॉटर है। और विलियम गॉडविन ने एक किताब लिखा जिसका क्या नाम था? पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये 3 पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलोपिंग ऑफ शेली विद मेरी शेली। मेरी शेली वॉज मेरी शेली वॉज द डॉटर ऑफ हु? मेरी शेली वॉज द डॉटर ऑफ विलियम गॉडविन। विलियम गॉडविन रोट अ बुक। बुक का क्या नाम मैंने अभी बताया? पॉलिटिकल जस्टिस। शेली को कौन सी चीज लिखने की वजह से उनको इंस्टीट्यूशन से बाहर कर दिया गया था? या नेसेसिटी ऑफ एथिसिज्म। तो यू विल कम टू नो कि नेसेसिटीज ऑफ एथिसिज्म लिखने की वजह से उनको क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया। ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। दूसरा चीज जो है, मैंने बताया कि शेली हैज प्रेजेंटेड विच एस्पेक्ट ऑफ नेचर। नेचर के किस एस्पेक्ट उन्होंने प्रेजेंट किया है? डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ऑफ नेचर। शेली का जो थॉट है वो कैसा थॉट है? रिवोल्यूशनरी थॉट है। शेली जो है क्या कहते हैं कि इन्वोक द पीपल दैट यू हैव नॉट टू फॉलो। व्हाट यू हैव नॉट टू फॉलो? आपको क्या नहीं फॉलो करना चाहिए? आप बंद के क्यों रहना चाहते हैं? इररेलीवेंट ट्रेडिशनल लव। एग्जैक्टली, इररेलीवेंट ट्रेडिशनल लव। उन्होंने कहा कि जो सड़ी गली परंपराएं हैं, जो सड़ी गली मान्यताएं हैं, जो अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं हो पा रहे, उसमें आप बंध करके क्यों रहना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि द होल वर्ल्ड ऑफ नेचर इज वेटिंग यू, बी द पार्ट ऑफ नेचर एंड ट्राई टू सी what you expect, what you find in your life. You will see each and everything in the world of nature. जो वर्ल्ड ऑफ नेचर है, दैट इज रेडी टू हेल यू, HAIL, हेल, वेलकम यू। वर्ल्ड ऑफ नेचर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। सी कुकू, सी other bird, they are chirping. They how much they have freedom, how much they are enjoying the life. But you have what? You have bound yourself in norms, रूल्स, रेगुलेशन। वो फ्रीडम नहीं है। वो फ्रीडम की बात करते हैं। और फ्रीडम वो नहीं कि जो इंसानों ने संविधान बना करके, जो फ्रीडम वो नहीं जो इंसानों ने अपना लैंड ऑर्डर बना करके दिया है। नॉट दैट फ्रीडम। उस तरह का फ्रीडम जो नेचर के द्वारा दिया गया है। अगर आपको याद होगा, इसी फ्रीडम को लेकर के मैंने पहले जब रोमांटिक एज पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि रूसो ने कहा था, मैन इज बॉर्न फ्री बट चेन्ड एवरीवेयर। आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह बंधन में जकड़ा हुआ है। तो उन्होंने उसी स्वतंत्रता की बात की है जो रूसो विश्वास करते थे। और रूसो का कहना था, वर्ड्सवर्थ का कहना है कि आपको फ्रीडम कहाँ पे मिलेगा? यू विल गेट फ्रीडम ओनली इन द वर्ल्ड ऑफ नेचर। नेचर वहां पे आपको रोकने जा ही नहीं रही है। ऐसा नहीं कि वहां पे आपको मोगली बॉय बन जाना है। नो, नॉट एट ऑल। वहां पे ये भी नहीं कि आपको कुछ और। इंसान होने के नाते जो आप ये कहते हैं कि मानव के द्वारा इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटीज में आप क्या करेंगे? एजुकेशन प्राप्त करेंगे। हो सकता है वहां पे आपको मिल जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि इंसान ने जो कुछ भी लिया, वट एवर ही गॉट, वट एवर ह्यूमन बींग्स गॉट, they took it from the world of nature. So you find freedom, you find terms, you find rule and regulation where only in the world of nature. Then be the part of nature and try to learn something from the world of nature. Because the nature is ready to hail you, nature is ready to welcome you. जो नेचर है वह तैयार है आपको हेल करने के लिए। जो नेचर है वह तैयार है आपका वेलकम करने के लिए। सो दीज आर द पॉइंट, सो दीज आर द थिंग्स जो लाइफ में बहुत जरूरी है, जो लाइफ में बहुत जरूरी है कि उनका अपना कैसे नजरिया है। और उस पार्टिकुलर चीजों को लेकर के उन्होंने बात किया है कि जीवन ऐसा नहीं है कि यू हैव टू लिव दिस लाइफ only to bound yourself this particular world. Except it, there is another world where you enjoy freedom, where you get freedom, where you can get delight, pleasure, so many things. You can educate yourself. Education does not mean that you have book. Education does not mean that you have a teacher. Education does not mean that you have a school. Education that does not mean that you have got admission in a particular school, then you will be educated. He says that
As Wordsworth composed a beautiful poem, Education of Nature, 3 years she grew in sun and shower. Nature said, a lovely flower on earth was never sown. This child I to myself will take, she shall be mine and I will make a lady of my own. जैसा कि उन्होंने कहा कि परवरिश एक बच्ची की कैसे जो है नेचर प्रॉमिस करते हैं कि मैं उसको एक लेडी में बदल दूंगा। अभी तो वह क्या है, एक बच्ची है, लेकिन मैं उसको एक लेडी में बदलूंगा। तो जब वो लेडी में बदलेगी तो ऐसा नहीं कि फिजिकल डेवलपमेंट होगा, उसका शरीर ही विकास करेगा, उसके अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग होगा। तो जो शैली है, शैली कहते हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग, या वर्ड्सवर्थ का ये मानना है कि जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, ये जरूरी नहीं है कि केवल आपको फैमिली, ये जरूरी नहीं है कि केवल आपको जो है जो इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से मिलेगा। कैरेक्टर बिल्डिंग सबसे ज्यादा अगर कहीं से आपको मिलेगा तो नेचर में। नेचर में यू कैन इंजॉय, यू कैन गेट द ब्यूटीफुल कंपनी ऑफ नेचर, वहां से आपको मिलेगा। इतना जितना मैंने आपसे मैं इंटरेक्ट हुआ, किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कुछ किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम? ओके ओके। एक बहुत सिंपल सा दर्शन है, क्योंकि ये चीज बताना जरूरी, जब आप उनके वर्क को पढ़ेंगे तो उनके सारे वर्क में ये चीज नजर आएगा। रिवोल्यूशनरी स्पिरिट है, एक बहुत अच्छे लिरिसिस्ट है, और वो जो है क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं कि ये सारी इंस्टीट्यूशंस का क्या महत्व है, सड़ी गली परंपराओं का क्या महत्व है। इन सब चीजों पर लेकर के उन्होंने बाकायदा बात की है। दूसरा चीज, जब आप शेली को पढ़ते हैं तो शेली जो है रोमांटिक एज के किस जनरेशन में आते हैं? शेली कम्स इन द कैटेगरी ऑफ यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट। ये पॉइंट आप लिख लीजिए। दो यू नो, आई नो कि यू नो, बट आप इसको लिख लीजिए कि शेली कम्स इन द कैटेगरी ऑफ यंग जनरेशन। यही शब्द आपको ध्यान में रखना है, यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट। शेली कम्स इन द कैटेगरी ऑफ यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट। यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स में आते हैं। और जो यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स हैं, उनके साथ दो और लोग आते हैं, उनके साथ दो और लोग। वे जो दो लोग हैं वो कौन है? जॉन कीट्स है और लॉर्ड बायरन। हु आर दे? जॉन कीट्स एंड लॉर्ड बायरन। जॉन कीट्स एंड लॉर्ड बायरन। सो रिमेंबर दैट, जब आप ये बात करते हैं कि इस तरह की चीज आपको देखने को मिलती है, तो रिमेंबर दैट कि हु आर दे? जॉन कीट्स और लॉर्ड बायरन भी उस कैटेगरी में आते हैं। यू फाइंड देम आल्सो, जॉन कीट्स एंड लॉर्ड बायरन, BYRON, लॉर्ड बायरन। अब उसके अलावा शेली के समय के और भी पोएट्स रहे हैं, जिसमें आप कौन कौन से नाम ले सकते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम, एस टी कॉलरिज का नाम, और साथ ही साथ जो है आपका रॉबर्ट सदे का नाम, जिसको आपने पहले पढ़ा भी है और आप उनके बारे में जानते हैं। जैसे जीआईसी में कॉलरिज भी है, जीआईसी में कॉलेज भी है, पीजीटी में नहीं है। तो जब अगर हम रोमांटिक एज करेंगे तो हम कीट्स और पीबी शैली को पढ़ाने के बाद कॉलेज पर भी बात करेंगे। दो कॉलेज इज नॉट इन पीजीटी, लेकिन जो लोग जीआईसी के हैं उनके लिए भी फायदा होगा, जो लोग पीजीटी के लिए हैं उनको भी फायदा होगा। इसलिए होगा कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो इनका है वो पूछा जाता है। जैसे कॉलेज का फैंसी और इमेजिनेशन पूछा जाता है, कॉलेज का बायोग्राफी या लिटरेरी हर जगह पूछा जाता है, जो लिटरेरी टर्म का भी हिस्सा है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जब मैं एसटी कॉलेज पढ़ाऊं तो उस क्लास को सभी ज्वाइन करें। ऐसा नहीं कि दैट इज अ स्पेसिफिक क्लास ओनली फॉर पीजीटी के लोगों, जीआईसी के लिए, नो नॉट एट ऑल। वहां पे वो कर सकते हैं। सो what I want to say, what I want to tell you, when you go with these points, when you get these points, जब आप इन सारे पॉइंट्स को लेते हैं, या जब आप इन सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो शैली की एक होती है कि शैली के एज में यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स थे और ओल्ड जनरेशन। मैं दोबारा जानना चाहता हूँ कि ओल्ड जनरेशन में कौन कौन से लोग आते हैं? जस्ट, या ओके ओके मैडम, ओके। जस्ट आई वांट टू नो कि किन्होंने जो है फैंसी और इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, अपनी कौन सी किताब में दिया है? बायोग्राफिया लिटरेरिया कब आई है?
1817 में आई है। इसको उन्होंने किताब के किस चैप्टर में दिया है? 13th एंड 14th में ये बात है, स्पेशली 14th में की गई है, 13th और 14th को भी कवर करता है। और फैंसी के लिए मैंने एक शब्द लिखवाया था, फैंसी का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय फैंसी? या फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज, या फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज, ये मैंने लिखवाया था, फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज। जस्ट आई वांट टू नो कृष्णा जी, इमेजिनेशन का मैंने कौन सा शब्द लिखवाया था? एग्जैक्ट शब्द मैंने इमेजिनेशन का लिखवाया था कि कॉलेज ये कहते हैं। ओके ओके ओके। राकेश जी फ्रॉम मुंबई या हंडिया, इलाहाबाद से, दोनों में से कोई भी राकेश। उमा शंकर जी भी बता सकते हैं। इमेजिनेशन के लिए मैंने क्या शब्द लिखवाया था? दो, ओ दो नहीं। या यू कैन टेल अंजलि जी। या एग्जैक्टली मैडम, गुड। इट dissolves, diffuses and dissipates, not Robert Sade, ST कॉलेज। हाँ हाँ। या बट दैट्स गुड, तीनों शब्द आपने बहुत अच्छे ढंग से, इट डिजॉल्व्स, डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स, दैट्स गुड। ये चीजें मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था, और जब मैं आपको कॉलेज पढ़ाऊंगा ये दोबारा आएगी। ये टीजीटी के लिए भी ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और भी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ यू टर्न द पेजेस ऑफ लास्ट ईयर, कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं जहां पे फैंसी और इमेजिनेशन के कॉन्सेप्ट को ना पूछा गया हो, या ये ना कहा गया हो कि इस पर किसने बात की, कौन सी किताब में की, किताब कब आई है, और दोनों के लिए उन्होंने क्या क्या शब्द यूज किया हुआ है। तो ये चीजें, यहीं से क्वेश्चन आता है कि जब आप शैली के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक और चीज आता है कि जो एक तरह से ओल्ड जनरेशन ऑफ पोएट्स हैं, उनको हम लेक पोएट्स भी कहते हैं। लेक पोएट्स में कौन कौन लोग आते हैं, और उनको लेक पोएट्स क्यों कहा जाता है, हु कम, और उनको लेक पोएट्स क्यों कहा? या एग्जैक्टली, दैट्स गुड, दैट्स गुड शिल्पी जी। वो तीनों लोग आते हैं लेक पोएट्स में, जिनका, और वे लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। लेक वहां पे किसी झील का नाम नहीं है, लेक एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है, इसलिए वो वहां पर आते हैं। किस पोएट ने सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री को जन्म दिया? या एसटी कॉलेज, दैट्स गुड। किस, या किस पोएट ने जो है, आ, आ, किस पोएट ने विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएटिक डिक्शन की आलोचना की है? हु क्रिटिसाइज्ड द पोएटिक डिक्शन? एसटी कॉलेज। या एसटी कॉलेज ने विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएटिक डिक्शन की आलोचना की है। और जो प्रीफेस, जो जो आपका पोएटिक डिक्शन है वो किसमें आया हुआ है? प्रीफेस टू लिरिकल, व्हेन डिड इट पब्लिश? 1800, it published in 1800, that's good, you all are doing very well, and I feel gadgad, you can just imagine seeing my face कि मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, आई डोंट हैव, हाँ आई डोंट हैव वर्ड कि इस समय मुझे ज्यादा खुशी हो रही कि मेरे सैनिक मुझसे आगे हैं, और दे आर डूइंग वेरी वेल। या कैप्टन तभी ज्यादा, नो नो, अल्टीमेटली द क्रेडिट गोes, नहीं, यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। ये चीज बहुत अच्छा लगा कि कम से कम अचानक मैंने पूछा, अगर मैंने कोई प्लान बनाया होता तो शायद मुझे लगता कि आपने रटा था। ये इंडिकेट करता है कि हाउ मच एक्साइटेड यू आर, एंड हाउ मच यू आर स्पेंडिंग योर टाइम इन लर्निंग, मेमोराइजिंग दिस थिंग। दैट्स गुड। मैंने कोई प्लान नहीं बनाया था, सडनली आई स्टार्टेड टू आस्क एंड यू रिस्पॉन्डेड मी वेरी वेल, दैट्स अ गुड थिंग। एंड देयर इज अ, एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि किस आदमी ने कहा था कि पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर? या वर्ड्सवर्थ, या
जस्ट आई वांट टू नो, अगर जो है टीपू जी हो, रकीब जी हो, शहजाद जी हो या कृष्णा जी, इन लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि किसने कहा था कि पोइट्री इज द काउंटीनेंस ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज? हु सेड? डब्ल्यू डब्ल्यू, हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ। पोइट्री इज द काउंटीनेंस ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। बाकी ये तो डिफिनेशन सबको ये पता ही है कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, तो ये भी डब्ल्यू डब्ल्यू का है, ये तो आपने रटा ही है। वर्ड्सवर्थ के का जो पोएटिक डिक्शन है, जस्ट आई वांट टू नो इफ रकीब जी इज देयर, कि रकीब जी वर्ड्सवर्थ के पोएटिक, रकीब जी, निखत जी, अंजलि मैडम ने बहुत रिस्पांस दिया, शहजाद जी, लक्ष्मण जी, इंक्लूडिंग लक्ष्मण जी को। मैं जानना चाहता हूँ कि पोएटिक डिक्शन का क्या मतलब है वर्ड्सवर्थ के? What do you mean by poetic diction? Yeah, what do you find in that poetic diction? I took four or five names, even including Tipu ji. Always remember, yeah, undoubtedly you are saying, आपने जो कहा सही है, लेकिन उसके लिए मैंने एक वर्ड यूज किया था। आप में से कोई बता सकता है? या अनडाउटली की, या सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, बिल्कुल मैडम सही है। लेकिन वर्ड्सवर्थ का जो पोएटिक डिक्शन है, उसमें व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स ही इज एक्सपेक्टिंग? या रस्टिक लैंग्वेज, एग्जैक्टली। मैंने आपको टीपू जी या जितने लोग भी मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, जो शिल्पी मैडम ने या जो अंजलि मैडम ने या टीपू जी ने जो भी बातें कही, सब सही है। लेकिन जब भी कोई पूछेगा कि वर्ड्सवर्थ की नजर में पोएटिक डिक्शन का क्या मतलब है, तो द यूज ऑफ रस्टिक लैंग्वेज बाय रस्टिक पीपल, रस्टिक वर्ड आना चाहिए वहां पे, वो एक एग्जैक्ट वर्ड है। जो आपने कहा कहीं पे गलत नहीं है, लेकिन वो वर्ड आना चाहिए वहां पे। जैसे आपने फिक्सिटीज, डेफिनिटीज बताया, इमेजिनेशन के लिए डिसॉल्व, डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स बताया, वैसे वो चीजें वहां पर आना चाहिए। आ, तो आई वॉज टेलिंग यू कि उसको लेकर के थोड़ा सा हम लोग अलग हट के गए, लेकिन वो भी जरूरी था, बिकॉज उससे को रिलेटेड है या वहां पे वो रहा है। तो सो यू विल कम टू नो कि, यू विल कम टू नो कि देर आर सो मेनी थिंग्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये देखेंगे कि वहां पर जो एक और चीज आता है, दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट, दैट्स हाईली इंपॉर्टेंट, खास करके पीबी शेली में, कि पीबी शेली ने ओ टू द वेस्ट विंड को जिस स्टैंजा फॉर्म में लिखा, उसको टर्जा राइमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टर्जा राइमा। एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्जा राइमा? तो एक पॉइंट लिखिएगा, शेली रोट ओ टू द वेस्ट विंड इन टर्जा राइमा। शेली रोट ओ टू द वेस्ट विंड इन टर्जा राइमा। शेली ने ओ टू द वेस्ट विंड को किस फॉर्म में लिखा? टर्जा राइमा में लिखा हुआ। शेली रोट ओ टू द वेस्ट विंड इन टर्जा राइमा, TERZA, टर्जा, राइमा, RHYMA। शेली ने ओ टू द वेस्ट विंड को टर्जा राइमा फॉर्म में लिखा। जो यह शेली का टर्जा राइमा फॉर्म है, uh, वो फॉर्म क्या होता है? इट्स एन इटालियन स्टैंजा वर्ड फॉर्म। व्हाट स्टैंजा? इटालियन स्टैंजा। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज टर्जा राइमा, इट्स एन इटालियन स्टैंजा वर्ड फॉर्म। इटालियन स्टैंजा। व्हाट इज दिस? इटालियन स्टैंजा वर्ड फॉर्म, टर्जा राइमा। यह जो इटालियन स्टैंजा वर्ड फॉर्म है, यह जो है थ्री लाइन्स, थ्री लाइन्स का,
और थ्री थ्री लाइंस के 12 लाइंस होंगे, मतलब 3 लाइन का एक तरह का स्टैंजा, लेकिन पूरा कंप्लीट स्टैंजा 12 लाइंस का होगा। एज फार एज आई रिमेम्बर, मुझे थोड़ा सा स्लिप कर रहा है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि शायद तीन तीन के चार बनते हैं, टोटल 12 आते हैं। तो टर्जा राइमा अगर कोई पूछा व्हाट इज टर्जा राइमा, टर्जा राइमा इज एन इटालियन स्टैंजा वर्स फॉर्म। It was used by P.B. Shelley to compose the poem Ode to the West Wind. Ode to the West Wind पोयम उन्होंने कंपोज करने के लिए किया है। अगर कोई आपसे पूछता है कि जो ओड टू द वेस्ट विंड है, इस पोयम से आपसे क्या मतलब है, या ओड टू द वेस्ट विंड जो पोयम है इसमें क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट आप ये ध्यान में रखिएगा कि इन दिस पोयम वेस्ट विंड हैज बीन पर्सोनिफाइड। इस पोयम में वेस्ट विंड जो है क्या है, पर्सोनिफाइड की गई है। वेस्ट विंड पर्सोनिफाइड है। वेस्ट विंड हैज बीन पर्सोनिफाइड इन दिस पोयम, वेस्ट विंड हैज बीन पर्सोनिफाइड। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा, बोथ वेस्ट विंड सॉरी वेस्ट विंड ब्रिंग्स बोथ ऑटम एंड स्प्रिंग। 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 फुल स्टॉप। जो वेस्ट विंड है वो किसका सिंबल, जो जो ऑटम है वो किसका सिंबल है, ऑटम इज द सिंबल ऑफ डाउनफॉल। ऑटम इज द सिंबल ऑफ डाउनफॉल। ऑटम डाउनफॉल का सिंबल है। ऑटम इज द सिंबल ऑफ डाउनफॉल। स्प्रिंग इज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। स्प्रिंग इज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। जो ऑटम है वो डाउनफॉल का सिंबल है, जो स्प्रिंग है वो प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। एक और चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जो ऑटम है, इससे का मतलब ये है कि जब ऑटम आता है तो जितना भी लीव्स है, यू विल कम टू नो कि वे अब पेड़ों से जो है किस तरह से सूख करके गिर जाती है और फिर जो है वे खत्म हो जाती है, एंड यू फाइंड सम न्यू लीव्स इन ट्रीज। तो उनको उन्होंने यही कहा कि जो आटम है यह क्या करेगा, आटम का मतलब कि जितनी भी सड़ी गली मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं समाज में, ये सब खत्म हो जाएगी, और जब बसंत आएगी तो एक नई जो है समाज आएगा। तो स्प्रिंग जो है क्या है, स्प्रिंग इज द सिंबल ऑफ होप। स्प्रिंग इज द सिंबल ऑफ, यू विल कम टू नो कि सम अदर थिंग्स का, जैसे होप के अलावा एक्सपेक्टेशन है, पॉजिटिव थॉट है, और फर्टिलिटी का सिंबल है, जिनरोसिटी का सिंबल है, प्रोग्रेस का सिंबल है। इन सब चीजों को हम देखते हैं। तो स्प्रिंग जो है किसका सिंबल है, वह इन सारी चीजों का सिंबल है जो वहां पे उन्होंने उस पोयम में बताया हुआ। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज ये है कि रिवोल्यूशनरी थॉट के अलावा अगर इनकी पोयम में कोई चीज नजर आती है तो वह क्या है, नोट ऑफ पिसिमिज्म, पिसिमिस्टिक नोट या पिसिमिज्म यू फाइंड इन द पोइट्री। तो एक पॉइंट ये भी लिखिएगा कि नोट ऑफ पिसिमिज्म या पिसिमिस्टिक नोट वी सी इन द पोइट्री ऑफ दिस मैन। पिसिमिस्टिक नोट, वी फाइंड पिसिमिस्टिक, व्हाट वी फाइंड पिसिमिस्टिक नोट। हम लोग ये देखते हैं कि पिसिमिस्टिक नोट इनकी पोइट्री में नजर आता है। इसके अलावा यू विल कम टू नो कि एक और चीज नजर आती है जो बहुत जरूरी है। वह चीज है कि वो जब भी अपने पोयम में बात करते हैं तो उनकी पोयम में एक एक्सपेक्टेशन है। ऐसा नहीं कि केवल पिसिमिज्म है, एक ग्लूमी एटमॉस्फेयर है। वो चीजों को लेकर के कंप्लेन तो है, ग्रज है, कंप्लेन है, शिकायत है, और उनके जो अल्फाज है वो बहुत ही मतलब उत्तेजित करने वाले, पैशनेट है, एंगर एक तरह का नजर आता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है इन द एंड ऑफ द पोयम यू विल फाइंड व्हाट यू विल फाइंड
नोट ऑफ एक्सपेक्टेशन। अगर एक तरफ जो है पिसिमिज्म है, और वो पिसिमिज्म इसलिए कि दुनिया कितना ज्यादा खतरनाक है, गड़बड़ है, तो उसके अलावा एक और चीज भी नजर आता है, वह है क्या? नोट ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि नोट ऑफ एक्सपेक्टेशन वी फाइंड इन द पोइट्री ऑफ पीबी शेली। पीबी शेली की पोइट्री में नोट ऑफ एक्सपेक्टेशन भी नजर आता है। नोट ऑफ एक्सपेक्टेशन वी फाइंड इन द पोइट्री ऑफ पीबी शेली। नेक्स्ट पॉइंट, पीबी शैली बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीबी शैली की लिरिक में रिवोल्यूशनरी थॉट है, पिसिमिज्म है, एक्सपेक्टेशन भी है, और यह होप है कि थिंग्स विल बी बेटर। वो ये उम्मीद करते हैं कि चीजें बेहतर होंगी। उन्होंने ये नहीं केवल वहीं तक छोड़ दिए, ही एक्सपेक्ट दैट थिंग्स विल बी बेटर, चीजें बेहतर होंगी। ये चीज हमें जो है देखने को मिलती है, या ये चीज हम समझते हैं। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये पॉइंट है कि उन्होंने अपनी पोइट्री में ओ टू स्काई लार्क, एक उनका पोयम है, उस पोयम ओ टू स्काई लार्क में उन्होंने कहा है या बताने की कोशिश की है कि आर हैप्पीएस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल द सैडेस्ट थॉट। राइट डाउन दिस पॉइंट, राइट डाउन दिस पॉइंट कि उनकी नजर में आर हैप्पीएस्ट सॉन्ग, OUR happiest songs are those that tell the saddest thought, that tell the saddest thought। हमारे सबसे अच्छे गीत वे होते हैं जिसमें दुख भरे नगमे होते हैं, या दुख भरे संगीत जीवन के देखने को मिलते हैं। वे जो है हमारे सबसे बेहतरीन गीत होते हैं। इसीलिए मैंने लिखवाया कि उनकी पोयम में क्या है, पिसिमिज्म है, नोट ऑफ ह्यूमन मिजरी है। आप ये कह सकते हैं कि जो काम मैथ्यू अर्नाल्ड ने वहां पे किया, विक्टोरियन ईरा में किया, वही काम ये यहाँ पे करते हैं। लेकिन मैथ्यू अर्नाल्ड में रिवोल्यूशनरी स्पिरिट नहीं था, चीजों के खिलाफ मैथ्यू अर्नाल्ड ने रिवोल्ट नहीं किया, ये एक रिवोल्यूशनरी स्पिरिट थी, इन्होंने प्रैक्टिकली किया। और उसको उन्होंने लोगों से भी कहा कि वाई डू यू फॉलो, और तमाम चीजों की वजह से इनको निकाल भी दिया गया था। मैथ्यू अर्नाल्ड कल्चर पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि जो मैन क्रिएटेड कल्चर, इसका कोई वैल्यू नहीं है। कल्चर, सिविलाइजेशन, सब कुछ गॉड में है, जो नेचुरल है। तो इन्होंने मैन के द्वारा बनाए गए समाज को उतना महत्व नहीं दिया जितना कि इन्होंने नेचर की सोसाइटी को, नेचर के लॉ को, नेचर की जो है दुनिया को महत्व दिया। यह एक और चीज, आपको एक ऐसा दर्शन है जो आपको देखने को मिलेगा कि मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर एक स्पिरिचुअल लाइफ, और स्पिरिचुअलिटी में भी उन्होंने कहा फ्रीडम है, सुकून है, चैन है। जो आप कहना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वहां पे उन्होंने उस तरह की फ्रीडम की बात कही थी। जिस समाज में हम रह रहे हैं, शायद ये चीज संभव नहीं है। ये तो वहां पे हो सकता है कि जब यूटोपिया का कॉन्सेप्ट हो, दुख नाम की कोई चीज ना हो, लेकिन जिस धरती पर हम रह रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्लाइटेशन है, शोषण है, तमाम चीजें हैं। तो हो सकता है कि शेली सही हो अपनी जगह, शेली का ड्रीम सही हो, लेकिन शेली के अलावा बहुत सारे आइडियोलॉजी आई। कार्ल मार्क्स आए जिन्होंने समानता को लेकर बात की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आए, लोहिया जी आए, और जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आए, बड़े बड़े नाम आए, बड़े बड़े थिंकर आए। सबने सोसाइटी को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन सोसाइटी एक हद तक जाती है, ऐसा लगता है फिर ठहराव आ जाता है। उसके बाद कितनी क्रांतियां हुई, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रसल रिवॉल्यूशन, उसके पहले वाटर लू का, जो हम लोग लिटरेचर पढ़े उसी को के रिलेटिव में हम बात करें। फिर उसमें एक ठहराव आ जाता है, फिर वो जो चीजें हुई रहती है, फिर आदमी पुरानी चीजों में उलझ जाता है, फिर पुरानी चीजों को करता है, फिर नई चीजों को तस्वर करता है। तो शैली कैन बी राइट, शैली मे बी राइट, वो ठीक सही हो सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि इसके अलावा भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही है। आई होप कि आज आप लोगों की यहाँ छुट्टी होगी। ओके, तो हमें हमें जो है फिर इसका मतलब यहीं तक रखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आज स्कूल एंड कॉलेजेस बंद है। जी जी, हेलो। या ओ टू स्काईलार्क, ओ टू स्काई, ओ टू स्काईलार्क। ये पोयम जो लाइन मैंने बोला है, ये वो टू स्काई लार्क से बोला है।
इसके अलावा शैली का जो भी और भी पोयम आपको देखने को मिलेगा, आप देखेंगे बहुत सारी पोयम्स उनकी आएगी। उन सब में जो है जैसे उनका अपना लिरिकल ड्रामा है, प्रॉमिथस अनबाउंड है, और भी चीजें, सब में एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी यही चलेगी जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन, आपने इसको एंजॉय किया है, एंड आई एक्सपेक्ट कि वी विल मीट इन द इवनिंग। इवनिंग में मैं मिलूं। जी 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 मैडम। या या डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ऑफ नेचर। या नहीं, अपोजिट में मैडम एक चीज ये था कि उन्होंने नेचर के दोनों पहलू को, जब उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि नेचर में ऑटम भी है और नेचर में स्प्रिंग भी है, तो जो ऑटम है, ऑटम क्या करता है कि जितनी भी सड़ी गली चीजें होती है वह उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो ऑटम क्या है, ऑटम इज द सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ऑफ नेचर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और उसी के एस्पेक्ट में उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने जो है रेफरेंस दिया हुआ स्प्रिंग का, कि पहले आटम आएगा, पहले डिस्ट्रक्शन होगा पुरानी चीजों का, उसके बाद नई चीजें होगी, पहले स्प्रिंग नहीं आएगा। फर्स्ट डिस्ट्रक्शन विल कम, फर्स्ट आटम विल कम, एंड दिस आटम विल इरेडिकेट all the irrelevant thing, then instead of these things some new thing will bloom, some new thing will come। ये चीज रहा जो उनके ओ टू द वेस्ट विंड में आपको देखने को मिलेगा, खास करके कि डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट। जैसे अगर या या देन इट गिव न्यू थिंग्स इन द वर्ल्ड। जैसे उन्होंने ये चीज बताया कि नेचर में बाइनरी पाया जाता है। बाइनरी क्या पाया जाता है? अगर डेथ है, लाइफ है, डे है तो नाइट है। उन्होंने एक बाइनरी बनाया, और ये जो बाइनरी है, इसी बाइनरी का निजाम है या स्ट्रक्चर है कि हम दुनिया को समझ रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे आटम को भी लिया है, स्प्रिंग को भी लिया हुआ है। लेकिन उन्होंने जो ये बताया डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट, इसलिए बताया कि जो लोग जो है तमाम तरह की गलत मान्यताओं परंपराओं में लगे हुए हैं, एक दिन इसका भी खात्मा होगा, क्योंकि नेचर के यहाँ हर चीज बैलेंस में रहती है। हो सकता है कि जो पैंडेमिक है, ये पैंडेमिक, हमें पैंडेमिक लग रहा है, लेकिन ये इट्स नॉट इन आवर हैंड। और हम ये मानते हैं कि ये पैंडेमिक हो सकता है कि एक डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ऑफ नेचर हो। इसलिए हो कि जब हमने रिवर को पॉल्यूट कर दिया, एयर को पॉल्यूट कर दिया, तो नेचर ने ऐसा निजाम क्रिएट किया कि उन सब चीजों को बैलेंस में लाने के लिए ओजोन परत को हमने, उसका क्षरण हुआ। तो इस तरह से चीजों को बैलेंस में लाने के लिए शायद ये समय नेचर ने चुना। लॉकडाउन हुआ और तब हमें पता चला कि किस हिसाब से बनारस बगल में ही है, वहां पर भी जो है, जो वहां के घाटों पर जो है मछलियां सीढ़ियों के किनारे आती थी, आज गई थी। तो ये चीजें क्या है, एक बैलेंस करने के लिए नेचर, इन दोनों चीजों में, नेचर में देखा जा सकता है ये चीजें रही। उन्होंने इन दोनों एस्पेक्ट को लेके बात किया। ओके ओके। So I think now we should conclude our lecture, and we will meet you in the evening. But I request to all of you कि this time थोड़ा सा मैं घर पर हूँ, तो आपके शेड्यूल में थोड़ा सा चीजें हो सकती है कि इधर उधर कभी हो भी सकता है। जस्ट लेट मी क्लोजर। क्लास को लेकर के थोड़ा सा, खास करके इवनिंग की क्लास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, बट यू विल गेट मैसेज, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको मैसेज टाइम से सेंड कर दूंगा, तो आप ये मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि जब मैं मैसेज भेजूंगा तभी आपको माइंड मेकअप करके रखना है। आई विल टेक वन क्लास इन द इवनिंग, तो मैं लूंगा, लेकिन अब इवनिंग में वन क्लास जो मैं लूंगा, वो टीजीटी वाली मैं लूंगा या शाम को पीजीटी वाली लूंगा, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। या हो सकता है दोनों भी हो जाए, बट आई विल टेक वन क्लास, या हो सकता है टू क्लास, जैसे मैसेज जाएगा वैसे आप अपने आप को करिए। ठीक। ओके ओके।